हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम विद बी में स्वागत है। मैं श्रवण कुमार जीडी एसएससी जीडी के हिंदी की क्लास पढ़ाऊंगा, जिसमें से पहला टॉपिक है वर्ण विचार। इसी प्रकार क्रमानुसार व्यंजन, फिर इसी प्रकार संधि, समास, इसी तरह क्रमानुसार पढ़ाएंगे। आज पहला दिन है, शुरू करते हैं वर्ण विचार से। वर्ण विचार। अब वर्ण विचार की परिभाषा, वर्ण विचार की वर्ण की परिभाषा। कहने का तात्पर्य वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। उसे हम वर्ण कहते परिभाषा किसने दी थी? किसने कहा था? कामता प्रसाद गुरु ने। किसने कहा था? कामता प्रसाद गुरु ने। किसकी परिभाषा है? कामता प्रसाद गुरु। और इनकी इसे कामता प्रसाद गुरु को क्या कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि का। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब किसने कहा था? कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। और कामता प्रसाद गुरु को क्या कहते, किस नाम से जाना जाता है? हिंदी के पाणिनि के नाम से जाना जाता है। चलिए, चलिए बच्चों, लिख गए? चलिए, अगली परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है। वर्ण, दूसरी परिभाषा, वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। किसका विषय है? कान का विषय है, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलिए लिखें। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो
जो कान का विषय है, कान का विषय का मतलब कि सिर्फ कानों में सुनाई देती है, उसको लिखना नहीं, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे है वर्ड कहते हैं। किसने कहा था? अब आती बात की परिभाषा किसकी है? किशोरी दास वाजपेयी की। परिभाषा किसकी है? ये किशोरी दास वाजपेयी। किशोरीदास जैसे कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार किशोरीदास वाजपेयी को व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। यह हो गई दूसरी परिभाषा। इसे बच्चों आप नोट करिए। हो गया? चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? लिखित रूप वर्ण है। और वर्ण की सबसे छोटी इकाई, वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। यानी कहने का तात्पर्य जो ध्वनि का लिखित रूप है वह वर्ण कहलाता है, और वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। अभी इसको वर्ण और ध्वनि और अक्षर में अंतर बताएंगे। चलिए ये हो गया। अगला पॉइंट है ध्वनि। अब आता है ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? तो
ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। चलिए लिखते हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। यानी कहने का मतलब व्यवस्थित क्रम में लिखा होना चाहिए इसको। तो अब आता है, इसके बाद हमारा क्या आता है, यानी जो ध्वनि है तो आपका क्या होगा, लिखित रूप है, पूर्ण रूप से लिखित रूप है और क्रमबद्ध लिखा हुआ है, उसे हम यानी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। यानी पूर्ण रूप से लिखा हो, क्रमबद्ध लिखा हो, व्यवस्थित ढंग से लिखा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ध्वनि कहेंगे। अब आती है विचार वर्णमाला की। कौन सा अगला टॉपिक क्या है? वर्णमाला। यानी हमने वर्णों को देख लिया, अब ध्वनि को देख लिया, अब देखते हैं वर्णमाला। फिर इसके बाद जो देर से बच्चे आए हुए हैं तो उसका पुनः रिवीजन कर लेंगे एक बार, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो अभी आए हैं बच्चे तो वो बैठे और पुनः इसको बताया जाएगा। शुरुआत करेंगे। अगली हेडिंग है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। लेकिन माला का यहाँ क्या अर्थ है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्ण का क्या अर्थ है? माला का क्या अर्थ? माला का जैसे देखा जाए, माला का अर्थ, माला का क्या अर्थ है? माला का अर्थ क्या है? माला का अर्थ है पंक्ति। क्या अर्थ है? पंक्ति, या इसी को कह सकते हैं समूह। माला क्या क्या अर्थ है? सिर्फ अगर माला का देखा जाए तो माला का क्या अर्थ है? पंक्ति या समूह। क्या कहते हैं? पंक्ति या समूह। तो वर्णमाला की कुल संख्या कितनी? अब बात आती है कि वर्णमाला की कुल संख्या कितनी? तो वर्णमाला की कुल संख्या, वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52। वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है? 52। जैसे देखते हैं इसमें आपको देखना क्या है, स्वर कितने हैं?
व्यंजन कितने हैं वर्णमाला में, यही देखना। तो आते हैं वर्णमाला के वर्णमाला की कुल संख्या को देखते हैं कितने। तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या जो स्वर है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या, स्वर कितने हैं 11। कितने हैं स्वर, कितने हैं इसमें, स्वर अगर देखा जाए तो इसमें कितने हैं, कितने हैं 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, ऐ, ओ, आओ। तो स्वरों की संख्या कितनी है 11। अयोग वाय कितने हैं, अयोग वाय की संख्या कितनी है 2। अगर अयोग वाय की बात कर दिया जाए तो अयोग वाह की संख्या कितनी है 2। अंग और आहा, लेकिन अयोग वाय कहते किसे, अगर चर्चा किया जाए तो इनकी जहाँ न तो ये स्वरों के साथ इनकी गणना होती, न व्यंजनों के साथ, जहाँ इनकी आवश्यकता होती वहाँ आवश्यकता अनुसार इनको रख लिया जाता है, ठीक है, उसे अयोग वाय कहते हैं। लेकिन अयोग वाय का अयोग वाय की अभी आगे चर्चा करेंगे हम अयोग वाय। अब आता है आपके बाद व्यंजन में अगर देखा जाए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 25। कितनी है 25। कितने इसमें स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम भी अगर हम बता सकते हैं वर्गीय व्यंजन कैसे नहीं, वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या क्या बनता है 5 वर्ग बनता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कितने स्पर्श व्यंजन में वर्ग कितने आते हैं 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं 5 वर्ग। पहला वर्ग कौन सा, का वर्ग, दूसरा वर्ग क्या है चा वर्ग,
का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। ठीक, क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? का, खा, गा, अक्षर पड़े हुए जा रहे हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। च वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इनकी संख्या कितनी है? इनकी इनकी संख्या कितनी है? 25। अब आगे बात आती है अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, बात किसकी आती है? अंत्यस्थ व्यंजन की। अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। आपका होगा या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? 3 तो सा और 1 हा। सीटी वाला सा हो गया, खटकोड़ वाला सा हो गया, सरौते वाला सा हो गया और हा। यानी 3 तो सा होते हैं और 1 क्या होता है? हा होता है। 3 सा और 1 हा, जिसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब आती है बात संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्ताक्षरों की संख्या, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। छा, त्रा, ज्ञा और फ्रा। कितने होते हैं? और द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2।
द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? इसी को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। डा, ढा, डा और ढा, इनकी संख्या कितनी है? 2। चलिए अब देखते हैं कि कुल मिला के स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई। स्वरों की संख्या कितनी है? अगर टोटल किया जाए तो इनकी संख्या कितनी हुई? चलिए टोटल जोड़ते हैं। देखिए 4 2 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 5 19 19 2 21 और 1 22। तो 22 कितने आ गए? 2। 22 के कितने आए? 2। और आपका हासिल कितना हुआ? 2। अब हमने बीच में चर्चा किए थे कि स्वरों की संख्या 11 होती है और उसमें व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो उस व्यंजन का 2 और स्वर का 1, 3 ये हो गए और 2 आपके हासिल हो गए, 52 हो गए। कितने हो गए? 52। तो वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। कितनी होती है? 44। तो ये जो वर्ण है आपके, जो ये वर्ण है, ये वर्णों की कुल संख्या है। वर्णों की क्या है? कुल संख्या। ये वर्णों की कुल संख्या है, ठीक है, 52। लेकिन ये 44 जो वर्णों की कुल, ये जो 44 वर्णों की संख्या है, तो ये आपके बोलचाल में, बोलचाल की दृष्टि से है और समान बोलचाल की दृष्टि से देख सकते हैं, या यह कह सकते हैं व्यवहार की दृष्टि से। हम यहाँ पे अगर आपका विकल्प में अगर आ जाए कि वर्णों की, एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसी यहाँ पे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है। एक आपका प्रश्न है, एक प्रश्न है, वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्णों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प देखें। पहला विकल्प है आपका 33, दूसरा विकल्प है आपका पहला विकल्प आपका 33, दूसरा विकल्प का आपका 25 और तीसरा विकल्प आपका है 44 और चौथा विकल्प है आपका इनमें से सभी। तो अभी हमने बताया था कि वर्णों की कुल संख्या 52 है, लेकिन यहाँ तो 52 है ही नहीं, यहाँ तो 33 है, 25 है, 44, इनमें से सभी है। तो हमने एक और बताया था कि बोलचाल की दृष्टि से या समान बोलचाल की दृष्टि से या व्यवहार की दृष्टि से वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44। तो आपका जो उत्तर गया तो वो कौन सा उत्तर आपका सही है?
सी नंबर सही है, जो आपका है 44, ये आपका सही। तो ये यहाँ तक, अब यहाँ तक हमने यानी वर्ण विचार से वर्ण विचार देखे, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि देखा, अक्षर देखा और वर्णमाला देखा, ठीक है। और उनके उच्चारण स्थान भी देखे कि स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या कितने हैं, 11, अयोग वाक्य कितने होते हैं, 2, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। और स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग पाए जाते हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहे जाए। और अगर इधर देखा जाए अंत्यस्थ व्यंजन को, तो इनमें कोई वर्ग नहीं पाया जाता, इसका दूसरा नाम हम लिख भी सकते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कह सकते हैं, व्यंजन। इसको अंत्यस्थ व्यंजन को वर्गहीन व्यंजन, क्योंकि कोई वर्ग नहीं पाया जाता, उस व्यंजन में कोई वर्ग नहीं पाया जाता, इनको क्या कहा जाता है, वर्गहीन व्यंजन। और संयुक्ताक्षर और द्विगुण व्यंजन आपने देखा। और यहाँ आपने देखा कि वर्णमाला यानी कुल संख्या कितनी है, 52 है। बोलचाल की दृष्टि से देखा कि 44 है, समान व्यवहार की दृष्टि से देखा 44 है। प्रश्न भी आपको दिखाया गया कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52। अगर यहाँ पे अगर आ जाए, अगर आपको यहाँ पे आ जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, अगर यहाँ पे आपका लिख के आ जाए 52, तो आपको आँख मूंद कर ही 52 में फिर आपका विकल्प, आपका जो विकल्प आ जाएगा, तब आपका विकल्प बन जाएगा, तब वहाँ पे आपका विकल्प क्या बन जाएगा, 52। तब वहाँ पे आपका विकल्प क्या बन, ये दोनों लिख जाए। अगर कुल पूछता है तो 52 व्यवहार के दर, अगर 52 नहीं है तो फिर 44, ठीक है। चलिए अब बात आती है, आगे का टॉपिक देखें क्या है, वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया स्वर और दूसरा हो गया आपका व्यंजन। तो यह वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे बताना चाहता था कि वर्ण और अक्षर और ध्वनि में अंतर क्या है। तो वर्ण अंतर थोड़ा हमें देखना था, अंतर क्या देखना था कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है और अक्षर किसे कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हमें देखना है, ठीक। यहाँ पे क्या देखना कि वर्ण अगर आ जाए कि वर्ण की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन वर्ण कहते हैं किसे, और ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो वर्ण उसे कहेंगे, उस शब्द को कहेंगे कि जो मौखिक रूप से बोल सके, मौखिक रूप से बोल सके, लिखे ना, केवल कानों को सुनाई दे, उसे हम वर्ण कहेंगे, ठीक है। और अगर ध्वनि किसे कहेंगे, यानी लिखित रूप को क्या कहेंगे, ध्वनि। यानी देखा जाए तो इसको मौखिक रूप में कह सकते हैं कि मौखिक रूप में, और इसको ध्वनि को क्या है, इसको हम कह सकते हैं लिखित रूप में। अगर इसको देखा जाए यानी वो अक्षर किसे कहते हैं, इसमें लिखित रूप में जैसे हम कह दिया जाए कोई भी अक्षर ले लो, कह दिया जाए जैसे कह दिया जाए का। और अक्षर किसे कहेंगे, अक्षर को हम उस शब्द को अक्षर कहेंगे जो एक झटके में या एक श्वास में जो शब्द निकल जाए या स्फोट निकल जाए, यानी अर्थात उच्चारण निकल जाए एक झटके में, उसको हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। चलिए
तो ये तीनों को क्या बता दिया, यहाँ अंतर बता दिया। अब आते हैं वर्णमाला के प्रकार में। कहाँ आएंगे? वर्णमाला के यानी एक श्वास में कह सकते हैं इसको, ठीक है, उसको हम अक्षर कहेंगे। अब देखते हैं स्वर। अगला टॉपिक हम स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? यानी स्वर, स्वर की परिभाषा। लेकिन मैं यहाँ अगर पीछे जो बच्चा बैठा है वो पूछ रहा कि संयुक्ताक्षर कैसे मिलके बने, जो पीछे वाला बैठा है वो पूछ रहा संयुक्ताक्षर कैसे मिलके बनते हैं, सा कैसे मिलके बना, त्रा कैसे मिला है। चलिए हम उसी को देख लेते हैं। स्वर की बात अगले दिन कर लेंगे या अगले टॉपिक में कर लेंगे, या अभी समय बचेगा तो अभी करा देंगे। लेकिन जो पीछे बालक बैठा है तो वो कह रहा कि सर संयुक्ताक्षर के यानी किस प्रकार मिलके बने हो, तो उनको बता देते। तो चलो पहले संयुक्ताक्षर की चर्चा कर ले रहे हैं, बाद में उसकी चर्चा कर लेंगे, बाद में इसकी चर्चा कर लेंगे अगले दिन। चलिए, यानी जो 4 शब्द है आपके संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? संयुक्ताक्षरों की संख्या जो है कितनी है? 4, ठीक है। अब बात आती है कि छा और त्रा और ज्ञा और स्रा। उसके पूछने का मतलब है कि ये किससे मिलके बने। तो अगर आपको नहीं याद रहता है कि छा किससे मिलके बना है, का और छा से मिलके क्या बना है, क्या मिला है आपका? का और छा से मिलके क्या बना है? क्या बना है? का और छा से मिलके देखिए, का और छा से मिलके क्या बना है? का और छा से मिलके क्या बना है? छा। अब देखना त्रा, ता और रा से, ता और रा से मिलके क्या बना हुआ है? त्रा। अब इसके बाद हम देखते हैं ज्ञा को और फिर देखते हैं स्रा को, ठीक है। तो ज्ञा, ज्ञा को हम जया पढ़ा जाता, और स्रा को कैसे मिलके पढ़ा जाता है? यानी स्रा को सा और रा से मिलके पढ़ा जाता है। बना जा और इया से मिलके क्या बन गया आपका? ज्ञा। और स्रा, सा और रा से मिलके क्या बन गया? स्रा। अब बात आती है कि जैसे हमको याद नहीं होते तो हम यहाँ पे इसके स्पेलिंग लिख लें कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है? के एस एच। तो के से आपका क्या हो गया? का, और एस एच से क्या हो गया? सा, और इसकी स्पेलिंग लिख लिया टी आर ए। टी से क्या हो गया? ता, और आर ए से क्या हो गया? रा, और ठीक है। और ज्ञा, ज्ञा को हमेशा जे पढ़ा जाता, तो जे वाई ए, तो जे से जा और या, और स्रा किससे होता है? यस यस आर से मिलकर आपका क्या बना? स्रा। तो यस यस से बन गया आपका स्रा, और रा से बन गया आपका रा। तो ये आपके क्या हो गए? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4।
छात्र, ज्ञ और स्र, और ये आपके बन गए संयुक्ताक्षर। ठीक है। अब वर्णमाला के विषय में पढ़ रहे थे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बता चुके थे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, व्यवस्थित समूह को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्णमाला के प्रकार पे चल रहे थे कि वर्णमाला कितने प्रकार के हैं। बता दिए थे ऊपर कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं स्वर।